हाय एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे हैं सभी स्टूडेंट का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की क्लास से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं CHSL 2019 के मैथ्स के क्वेश्चन। इससे पहले मैं आप लोगों को CGL 2020, CGL 2019, CPO 2020, CPO 2019 के क्वेश्चंस करा चुका हूं और मैंने आपको कहा था कि पहले मैं CHSL 2020 के कराऊंगा, फिर मैं CHSL 2019 के कराऊंगा क्वेश्चंस। पर CHSL 2019 के क्वेश्चन से मैं शुरुआत करने वाला हूं। CHSL 2020 के क्वेश्चन मैं इसके बाद कराऊंगा, क्योंकि मेरा एक इकलौता मोटिव यही था कि अगर मैं CHSL 2020 के क्वेश्चन पहले करा देता तो मेरे पास कुछ और रीजन ना होता CHSL 2019 के क्वेश्चन कराने का। तो इसलिए मैंने ये वजह पकड़ी, जो दंगल में भी आपने देखा होगा कि पहले आमिर खान ने वेट बढ़ाया, फिर जाके उसने कम जो वेट का रोल था वो बाद में किया, क्योंकि उसको कम वेट करना पड़ता एक शॉट देने के लिए, जो कि उसने इंटरव्यू में कहा है किसी में कि पहले हमने फिल्म में जो वेट बढ़े हुए वेट का शूट किया और फिर जो थोड़ा सा सीक्वल था वो कम वेट, मतलब जो लीन बॉडी का सीक्वल था वो बाद में शूट किया, क्योंकि एक रीजन होता है कि हाँ इसके बाद मैं ये करना ही है मुझे, ताकि मेरी फिल्म कंप्लीट हो जाए। तो इसीलिए मेरा भी यही था कि मैं CHSL 19 के क्वेश्चन करा दूं, क्योंकि इसके बाद मुझे CHSL 2020 के कराने ही पड़ेंगे क्वेश्चन। तो इसलिए पहले मैं CHSL 2019 के क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। डेली 25 की जगह अब प्रीवियस ईयर 50 क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं। मतलब अब दोबारा उसी तरह से चलेगा जैसे मैंने CGL 2019 के आप लोगों को क्वेश्चन कराए थे। 25-25 क्वेश्चन की 2 शिफ्ट में एक वीडियो में कराता था। अब भी मैं 25-25 क्वेश्चन की 2 शिफ्ट एक वीडियो में कराऊंगा। पहले 17 मार्च 2020 शिफ्ट 1 खत्म होगी, 25 क्वेश्चन उसके होंगे, फिर 1 2 3 4, फिर दोबारा 1 2 3 4 नंबरिंग शुरू हो जाएगी क्वेश्चंस की। तो उसमें मैं 17 मार्च 2020 शिफ्ट 2 कराऊंगा। देखो कैसे, अभी ये शिफ्ट 1 के 17 मार्च 2020 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, और ऐसे ऐसे करके 25 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो गए। तो इसके बाद 1 2 3 4 दोबारा शुरू हो जाएगा, जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्या, 17 मार्च 2020 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस। ठीक है, सॉल्यूशन दूंगा आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। डेली प्रैक्टिस सेशन में आपके लिए लेकर आ रहा हूं, ताकि आपकी CGL 2021, CHSL 2021, CPO 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जो कि लेटेस्ट TCS पैटर्न पे बेस्ड है। मैं प्रतीक सेठी, मेरा CGL प्री 2019 में 50 आउट ऑफ 50 स्कोर था, और मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था मैथ्स में। और ये वीडियो कल ही मैं आपको प्रोवाइड कर देता, पर कुछ रीजंस की वजह से थोड़ा सा मूड ऑफ था कल, क्योंकि कल रिजल्ट आना था, कोर्ट की हियरिंग थी CGL 2019 की, तो उसकी वजह से रिजल्ट नहीं आ पाया, तो थोड़ा सा अपसेट था। तो आज उसी जोश, उसी उमंग, उसी उल्लास के साथ हम लोग दोबारा वीडियो शुरू करने जा रहे हैं। CHSL 2019 के क्वेश्चंस हम लोग शुभ आरंभ करने जा रहे हैं। तो आप लोग जुड़े रहे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना, प्लेलिस्ट को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं वो आपसे कभी मिस ना हो। और ये जो प्रैक्टिस सेशन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, ये डैम इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर इसको फॉलो करें। अलग अलग क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एग्जामिनर की मेंटालिटी पता चलेगी आपको, उससे आपकी CGL 2021, CHSL 2021, CPO 2021 की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी। और डेली 50 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 25 क्वेश्चंस की 2 शिफ्ट हम लोग डेली लेकर आएंगे आपके लिए। तो आप लोग बस मेहनत करें, और बाकी चीज़ें तैयारी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दें। आपका प्रीवियस ईयर सेक्शन तो सारा कंप्लीट मैं करा ही दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इससे पहले मैं CGL 2019, CPO 2019, CGL 2020, CPO 2020 के भी क्वेश्चंस करा चुका हूँ। अभी आपको प्लेलिस्ट में दिख जाएंगे, मतलब वो आपको प्लेलिस्ट के रूप में दिख जाएंगे चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उनका लिंक मिल जाएगा। और भी जो भी चैप्टर मैंने कराए हैं उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये हमारी वेबसाइट है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले, ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ उसका मैं लिंक टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। जो मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ उसके नोट्स का PDF डाल देता हूँ। जो भी कमीशन की तरफ से जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलती रहती है, वैकेंसी से रिलेटेड हो, रिजल्ट से रिलेटेड हो, जो भी हो A to Z, मैं सारा कुछ टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज पर अपलोड करता हूँ। तो आप लोग फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लें, यूट्यूब चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेशंस मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, जो आपको चैप्टर्स करा रहा हूँ, वो आपको अवेलेबल हो जाए। बहुत अच्छा कंटेंट आपको दूंगा, जिसमें 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जाएंगे।
और 100% अप टू डेट कंटेंट है। आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा। चलिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन में बोला है दो कोड्स हैं ए बी एंड सी डी जो कि इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को एल पे, ठीक है, आउटसाइड कर रही है इंटरसेक्ट। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एल बी इंटू एल ए एल सी इंटू एल डी। तो आपने देखा एल बी की वैल्यू 4 है, एल ए की वैल्यू कितनी है, x प्लस 4, ठीक है, और एल सी की वैल्यू कितनी है 6, और एल डी की वैल्यू कितनी है, आपने देखा एल डी 11 प्लस 6 कितना हो जाएगा 17। तो आपने यहाँ से देखा ये गया 2 पे, ये गया 3 पे, 17 तिया 51, 51 बटे 2 कितना होगा 25.5। तो x प्लस 4 की वैल्यू होगी 25.5, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपने देखा कि x की वैल्यू जो आ जाएगी आपके पास 25.5 में से 4 गए तो कितना हो जाएगा 21.5। 21.5 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, जो ये पहली दोनों शिफ्ट है इसमें आसान क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए थे, ठीक है। अब आपको पता है, मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है कि प्रॉफिट परसेंटेज जो होता है वो क्या होता है, मार्क माइनस डिस्काउंट m इंटू डी बाई 100। तो आपने देखा कितना मार्क किया हुआ है, उसने कॉस्ट प्राइस से 30% अबव मार्क किया हुआ है। डिस्काउंट कितना 35, 30 इंटू 35 बाई 100। तो आपने देखा -5 आ गया यहाँ से, -5, और यहाँ से गया 105 बाई 10 तो कितना आ जाएगा 10.5। तो आपने देखा -15.5 आ रहा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो है -15.5% आ रहा है, मतलब माइनस लगा दिया। तो आप लोग क्या समझे यहाँ पे कि लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है 15.5%। अगर यहाँ पे पॉजिटिव में चीज़ आती तो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज बनता, पर प्रॉफिट अगर नेगेटिव में आ रहा है मतलब लॉस हो रहा है। क्वेश्चन में बोला डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, दो नंबर है उनके बीच का डिफरेंस आपको दिया है कितना 43, उनका प्रोडक्ट आपको दिया है कितना 50। आपको बोला है उनका सम ऑफ स्क्वायर्स बताए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताओ। तो आपको पता है कि x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की बात करूं तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy हो जाएगा। x माइनस वाई का होल स्क्वायर, आपने देखा दोनों नंबर का डिफरेंस कितना 43 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, और फिर 2 इंटू 50। तो आपने देखा 43 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, आपको सबको याद होगा 1849 जो होता है 43 का स्क्वायर होता है। इसमें 100 ऐड कर दो तो 1949 इज योर करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है। पहली बात तो आपने एक चीज देखी कि एरिया और लेंथ का रेशो दे रखा है। आपने देखा कि यार चलो मान लो एरिया जो है 5x है और लेंथ जो है x है। आपको पता है एरिया होता क्या है, एरिया जो होता है वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, किसका, रेक्टेंगल का। तो आपने देखा एरिया अगर 5x है तो लेंथ कितनी हो गई, x हो गई। ब्रेड्थ की वैल्यू आपके पास सीधी आ रही है, यहाँ से क्या ब्रेड्थ की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। अब ब्रेड्थ की वैल्यू 5 आ गई। पैरामीटर कितना है, पैरामीटर क्या होता है रेक्टेंगल का 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, इसकी वैल्यू 50 है। लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी आ गई 25, जिसमें से ब्रेड्थ कितनी है 5, तो लेंथ कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। आसान क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला दो साइड दे दी ट्राइंगल की, उनकी लेंथ इतनी इतनी है 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला है थर्ड साइड की लेंथ बताओ। अब आपने देखा क्या थर्ड साइड जो होती है वो पहली दोनों साइड के डिफरेंस से बड़ी होती है और एडिशन से छोटी होती है। तो आपने देखा कि पहली दोनों साइड का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8 माइनस 3 कितना 5, और इनका एडिशन कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 कितना 11। मतलब जो तीसरी साइड होगी वो 5 से बड़ी होगी और 11 से छोटी होगी। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना, सिंप्लीफिकेशन है, बहुत आसान है। आपने देखा पहले डिवाइड होगा, तो डिवाइड होगा तो आपने पता है 132 को डिवाइड करें अगर 12 से तो क्या होगा 11, ठीक है। और नीचे 25 माइनस 24 प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 11x माइनस 9 आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 10 हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस x प्लस 10 हो गया। अब यहाँ से दो वैल्यू आ गई, x की वैल्यू 10 और x की वैल्यू 1। पर क्या बोला है, x की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए, मतलब 10 वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है। वैल्यू क्या पॉसिबल है 1। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन है गलत है, क्योंकि देखो दो चीजें होती हैं क्या, एक तो आपको पता है क्या निकालना है आपको, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz
देखो मुझे एक चीज पता है, क्या x प्लस वाई वाई प्लस जेड जेड प्लस एक्स की वैल्यू दी हुई है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने x प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स, मतलब मैंने ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन जोड़ दी। आपने जोड़ा लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास क्या आ गया, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स। राइट हैंड साइड आपने जोड़ा तो आपने देखा 4 प्लस 5 प्लस 6, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 15। आपने देखा ट्वाइस ऑफ x है, ट्वाइस ऑफ y है और ट्वाइस ऑफ z है, इसकी वैल्यू कितनी 15। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 7.5। अब बंदा ये देखते ही समझेगा, क्या समझेगा बंदा, ये कि यार x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू तो मैं बड़े आराम से निकाल रहा हूँ, तो मैं फॉर्मूला क्यों ना यही वाला लगा दूं। आपको पता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का क्या फॉर्मूला होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट शुरू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मैं क्यों ना ये फॉर्मूला लगा दूं, पर इस फॉर्मूले से सॉल्व करके आपका आंसर नहीं आ रहा, मतलब ये वाले चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन भी करेक्ट नहीं होगा इस वाले तरीके से सॉल्व करके। मतलब अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो मेरा आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। और अगर मैं वही वाला फॉर्मूला यूज करता हूं, कौन से वाला, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूं तो आप खुद से चेक कर लेना चाहे, इसका आंसर आएगा 219.375, ठीक है, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। पर अगर मैं इसको इस वाले फॉर्मूला से करता हूं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, अगर मैं इसको इस वाले फॉर्मूला से करता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है। पर ये क्वेश्चन गलत होगा, क्यों, क्योंकि दोनों ऑप्शन से सिमिलर आंसर आना चाहिए, जबकि आ नहीं रहा। और इस वाले फॉर्मूला से जो है आपका ऑप्शन एक सेटिस्फाई कर रहा है इन चारों में से। तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूं फॉर्मूला, तो एग्जाम में कभी आपके साथ ऐसा हो, वैसे तो आपको बोनस नंबर मिलने चाहिए इसके, पर अगर ऐसा हो तो आपका एक फॉर्मूला से ना बने, आप दूसरा फॉर्मूला भी जरूर ट्राई करें, आंसर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। ये ना सोचे कि यार ऑप्शन ही गलत होगा, मुझसे नहीं हो रहा, हड़बड़ाए नहीं, अब एक बार दूसरा फॉर्मूला भी लगा के देख लें, ठीक है। तो ऑफिशियली ये जो ऑप्शन है ना, ये इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन नहीं, ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है, ठीक है। तो आपने देखा क्या कि आपको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर पता करना है। आप इन दो टर्म से क्या पता कर सकते हैं, आपको पता है एक्स प्लस वाई प्लस का अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ रही है क्या, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस 2xy, xy की वैल्यू 2, तो 2xy की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया 12। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो वाई प्लस जेड की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 2yz। तो आपने देखा वाई जेड 3 है, तो 2yz कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई 19। फिर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर निकाल लो। आपने देखा जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैसे निकलेगा, जेड प्लस एक्स का होल स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2xz, तो 8, तो यहाँ पे कितना आ गया 28। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या कि अगर मैं तीनों इक्वेशन, ये वाली तीनों इक्वेशन को जोड़ दूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो तो 2 बार आ गया, और इधर क्या आएगा 28 में 12 जोड़ू 40, मैं 19 जोड़ू कितना 59, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 59/2, जिसको मैं बोल सकता हूँ क्या 29.5 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी निकाली 7.5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 29.5, माइनस एक्स वाई कितना 2, वाई जेड 3, जेड एक्स 4। तो आपने देखा 2 और 3 5 और 4 9, तो 7.5 इंटू 20.5 आ गया आपके पास। तो इसको निकाल लीजिएगा आप, 153.75 आपका आंसर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान है। हाउ मच शुड बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ, आपने देखा 4/7 है पहले, ठीक है। इसमें कितना ऐड किया जाए, मान लो दोनों में x ऐड कर दिया, तो अब रेशो कितना हो रहा है 2/3। तो आपने देखा कि 12 प्लस 3x 14 प्लस 2x, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है M इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। तो आपने देखा ये ट्राइंगल ABC है, तो ये जो है मिड पॉइंट मान लो,
ठीक है, ये है m। आपको पता है मिड पॉइंट अगर m है तो ये bm और mc की वैल्यू इक्वल रख देगा। क्यों? क्योंकि bc जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगी। कौन से पॉइंट से? मिड पॉइंट से। कौन सा है मिड पॉइंट? m। तो आपने देखा m अगर मिड पॉइंट है तो ये दोनों साइड bm और mc जो है इक्वल हो जाएंगी। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो ये वाली ट्रायंगल का एरिया इस वाली ट्रायंगल के एरिया के इक्वल हो जाएगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं क्या कि अगर मैं a से m को मिला दूं, m जो कि मिड पॉइंट है, मतलब m अगर साइड डिवाइड कर रहा है bc को दो इक्वल पार्ट में, तो am जो लाइन है वो ट्रायंगल abc को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। मतलब amb का जो एरिया होगा वही एरिया amc का होगा। तो आपने देखा amb का एरिया कितना? 18। तो amc का कितना हो जाएगा? 18। और पूछा किसका है? abc का। तो 18 और 18 कितने होते हैं? 36। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बच्चों वाले क्वेश्चन है। आपने देखा x प्लस वाई अगर साथ में मिलकर किसी काम को करे तो 15 दिन में कर देंगे, और उसी काम को अगर y अकेला करे तो कितने दिन में कर देगा? 40 दिन में। आपको पता है टोटल टाइम जब आपको दे रखा हो टोटल वर्क निकाल लो। 15 और 40 का एलसीएम कितना आ गया? 120। अब ये आ गया टोटल वर्क, तो वन डे वर्क निकाल दो। वन डे वर्क कैसे निकलेगा? टोटल वर्क बाय टोटल टाइम। तो 120 बाय 15 8, 120 बाय 40 कितना? 3। तो आपने देखा x प्लस वाई का वन डे वर्क 8 है, जिसमें से y जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो x कितना काम कर रहा है? आपने देखा x जो है एक दिन में 5 काम कर रहा है। 120 टोटल काम और एक दिन में कर लेता है 5 काम, तो 24 दिन में x जो है अकेला काम को उड़ा देगा। खुद से कर लेना, ठीक है। वैल्यू सबको पता होती है कितनी वैल्यू आएगी। अब ये आपको सबको पता है क्या कि अगर 25% एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से ज्यादा है तो दूसरी वैल्यू से पहली वैल्यू कितनी परसेंट कम है? 20%। तो 25 और 20 का अजब कॉम्बिनेशन है, एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखो कैसे, आपने देखा साहिल की जो इनकम है दिलीप की इनकम से 25% ज्यादा है। तो मैं इतनी बात बोल सकता हूं कि अगर दिलीप की इनकम 100 है तो साहिल की कितनी हो गई? 25% ज्यादा। मतलब 100% खुद की वैल्यू 25% ज्यादा, तो 100 का कितना हो गया? 125%। 100 का 125% कितना हो गया? 125। ठीक है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कंपैरिजन जो है सचिन का किसके साथ किया है? तो आपने देखा सचिन का जो कंपैरिजन है वो दिलीप के साथ हुआ है। तो जिसके साथ कंपैरिजन होगा उसको 100 मान लिया, तो सचिन की वैल्यू ऑटोमेटिकली आ गई कितनी? 25% ज्यादा। मतलब 100 का 25% कितना होगा? 25। तो 100 का 25 ज्यादा मतलब 125। तो यहाँ पे सचिन की जो इनकम आ गई आपके पास कितनी आ गई? 125। अब बोला है क्या? बाय हाउ मच परसेंटेज इज दिलीप इनकम लेस देन सचिन इनकम। तो आपने देखा कितनी कम है? 25। पूछा किस पे है? सचिन की इनकम पे पूछा है। तो 25 बाय 125 इंटू 100%, 20% इज योर करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा क्या कि आपने मान लिया क्या सीपी जो है 100 होगा। आपने मान लिया कि सीपी जो है 100 है। पहले जो हुआ सोहन को, मतलब सोहन ने एक प्लॉट को बेच दिया 15% हानि पे। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो बेचा कितने पे? 85 पे बेचा, क्योंकि 15% का अगर उसको नुकसान हो गया तो उसने 85% वैल्यू पे बेचा। तो 85% वैल्यू 100 की आ कितनी गई? 85। तो 85 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 2,55,000 रुपये। आपको बोला एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द प्लॉट टू गेन अ प्रॉफिट ऑफ 10%। आपने देखा 85 की वैल्यू इतनी आ गई, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,000। एक की वैल्यू अगर 3,000 आ गई, आपको बोला 10% प्रॉफिट। 100 जो है कॉस्ट प्राइस, 10% अगर प्रॉफिट कमा लिया तो 100 का 10% कितना होगा? 10। तो 10 प्रॉफिट कमाया 100 पे, तो 110 जो होगा वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो 3,30,000 जो है सेलिंग प्राइस आ जाएगा अगर उसको 10% प्रॉफिट पे बेचना है तो। या फिर सीधा भी बोल सकते थे क्या कि आपको पता है 100% जो होगा वो आपका क्या होगा? कॉस्ट प्राइस। तो 85% जो है वो पहला सेलिंग प्राइस, फिर 1% की वैल्यू, फिर अगर 10% प्रॉफिट कमाना है तो 110% की वैल्यू। किसी से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं आपको ना इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, मतलब इतनी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा मैं आपको इसकी कि आपको ना मजा आ जाएगा कि यार बस, मतलब एक लाइन में इस क्वेश्चन को खत्म करते हैं। एक लाइन क्या मैं कहता हूँ, एक वर्ड में खत्म करते हैं। देखो क्वेश्चन में बोला है अ बैट्समैन इन हिज 11th इनिंग 77 रन बनाए उसने, मतलब उसने अपने 11वें इनिंग में 77 रन बनाए, 77 रन। ठीक है। अब क्या हुआ उसकी वजह से कि उसका एवरेज जो है वो 3 बढ़ गया। आपने एक चीज नोट करी क्या कि
11th इनिंग में बनाए, मतलब उससे पहले जो है 10 इनिंग वो खेल चुका था। कितने रन बनाए उसने? 77 रन बनाए। और हुआ क्या कि एवरेज जो है 3 से इंक्रीज हो गया। आपने देखा कि 11th इनिंग का स्कोर इतना, जिस इनिंग की वजह से 3 एवरेज स्कोर उसका बढ़ गया। आपने देखा एवरेज अगर 3 बढ़ा और पहले खेल चुका है 10 मैच, तो टोटल कितना बढ़ा? आपने देखा टोटल 30 बढ़ गया। क्यों? क्योंकि इन 10 में से, मतलब ये जो 10 इनिंग है, हर इनिंग का जो स्कोर है, मतलब हर इनिंग को ही आप एवरेज बताओगे ना, तो हर इनिंग का स्कोर जो है वो 3-3 बढ़ रहा है। 10 इनिंग है तो 10 में 3-3 बढ़ा तो कितना बढ़ गया? 30 बढ़ गया। मतलब इस 77 रन में से 30 रन तो यहां चले गए, जस्ट एवरेज बढ़ाने के लिए 30 रन चले गए। तो आपने देखा 77 में से 30 गया तो कितना आ गया? 47। अब ये जो 47 है ये एवरेज स्कोर है आफ्टर 11th इनिंग। मतलब आप ऐसा कह सकते हो क्या कि ये जो 11th इनिंग में 77 रन बनाए थे, ये जो 11वें इनिंग में 77 रन बनाए थे, इसमें से 30 रन तो पहले 10 इनिंग को चले गए क्योंकि उनकी ना एवरेज बढ़ानी थी। बचा कितना? 47। मतलब ये 47 जो है 11th इनिंग का एवरेज स्कोर बचा। मतलब 11th इनिंग के बाद जो एवरेज स्कोर है वो इतना। अगर वो पूछता कि बिलो 11th इनिंग, मतलब एवरेज स्कोर बताओ जो बिफोर 11th इनिंग, मतलब 11th इनिंग से पहले का एवरेज स्कोर बताओ, तो आपने देखा कि कितना बड़ा एवरेज स्कोर? 3। तो अब जो है 47 है, पहले कितना होता? 44। तो अगर पूछता ना कि What is his average score before the 11th inning, तो आपकी वैल्यू 44 आनी थी। आसान क्वेश्चन है। या फिर कोई ये बोले क्या कि सर बेसिक बता दो। देखो बेसिक ऐसा है इसका कि आप मान लो कि पहले जो एवरेज था ना वो x था। मतलब जब तक 10 मैच हुए थे ना, जब तक 10 इनिंग हुए थे, तब तक जो है एवरेज स्कोर कितना था? x। तो आपने देखा कि 10 इनिंग में एवरेज स्कोर अगर x है तो टोटल कितना हो जाएगा? मतलब टोटल स्कोर कितना हो गया? 10x। लेट एवरेज बिलो बिफोर, सॉरी बिलो नहीं, बिफोर 11th इनिंग। ठीक है, तो आपने देखा टोटल कितना हो गया स्कोर? 10x। अब 11th इनिंग में उसने बनाए 77 रन और टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स कितने हो गए? 11। और एवरेज जो है अब कितने से बढ़ गया? पहले था x, अब कितना हो गया? x+3। तो इससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है क्या कि कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर 2 है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो होगा वो 1/2 हो जाएगा। कैसे पता चली ये चीज़? आपको पता है क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है। सबको पता है, आइडेंटिटी होती है। अगर मैं देखूँ कि ये a² माइनस b² लिखा तो मैं क्या करूँगा? a माइनस बी, a+b की फॉर्म में लिख दूंगा इसको। ठीक है, फिर मैं एक बात बोलूँगा क्या कि अगर ये x है तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा? 1/x। तो अगर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा x है, मतलब 2 है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कितना हो जाएगा? 1/x, मतलब 1/2। तो आपने देखा कि दोनों इक्वेशन जोड़ी तो कॉट थीटा से कॉट थीटा कट गया और 2 + 1/2। तो आपने देखा 4 + 1 5/2 हो गया। तो कोसेक थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 5/4। तो साइन थीटा जो है कोसेक थीटा का उल्टा होता है, मतलब 4/5 इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत आसान है। आपको पता है a³ + b³ क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab। और यहां पे वैल्यू कितनी दी है आपको? 20। तो आपने देखा ये 5, तो ये गया 4 पे। और a + b का होल स्क्वायर कितना होगा? तो आपने देखा a + b कितना है? 5 का होल स्क्वायर 25 माइनस 3ab 4। तो 3ab की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 21 आ जाएगी। तो ab की वैल्यू कितनी आ गई? 7। अब आपने देखा क्या कि a + b 5 है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, क्यों? क्योंकि मुझे ना a⁴ + b⁴ तक जाना है। अगर मुझे a⁴ + b⁴ तक जाना है तो मुझे a² + b² पता होना चाहिए। a² + b² पता कहां से चलेगा? a + b का होल स्क्वायर करके। तो आपने देखा कि अगर इधर स्क्वायर किया तो इधर भी करना पड़ेगा। तो a² + b² + 2ab की वैल्यू कितनी आ गई? 25। तो आपको यहां से एक चीज पता चल रही है क्या कि ab की वैल्यू 7 है। ab की वैल्यू अगर 7 है तो 2ab की कितनी होगी? 14। तो 25 - 14 कितना होगा? 11। मतलब a² + b² जो आपके पास आया है वो आपके पास कितना आ गया? 11। अब
इसका भी स्क्वायर कर दो, तो आपने यहाँ भी स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पे देखा आपने a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर, और यहाँ पे 11 का स्क्वायर कितना 121। तो आपने देखा कि a की पावर 4 b की पावर 4 121 माइनस 2, ए बी का होल स्क्वायर लिखा है, तो ए बी कितना है 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, 49 इंटू 2 कितना हो गया 98। तो 121 में से अगर मैं 98 घटाऊं तो आपकी वैल्यू जो है वो 23 आ जाएगी, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन बहुत मजेदार है, आपको बहुत अच्छा लगेगा देख के। आपने देखा कि मैं इसका फैक्टर बनाता हूं, मैंने देखा कि 1 इंटू 2 कितना 2, तो बनना चाहिए क्या 2। तो आपने देखा कि अगर मैं 3x को 2 sec मतलब 3 sec x को अगर मैं 2 sec x और sec x में डिवाइड कर दूं, खाली से sec x में, तो आपने देखा कि यहाँ से sec x कॉमन आ गया, तो sec x माइनस 2 माइनस 1 sec x माइनस 2। तो आपने देखा sec x की दो वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 1, एक आ गई 2। अगर 1 sec x की वैल्यू है तो x की वैल्यू बनती है 0 डिग्री, और अगर sec x की वैल्यू 2 है तो x की वैल्यू बनती है 60 डिग्री। तो आप यहाँ से एक चीज़ देख पा रहे होंगे क्या, कि x की वैल्यू जो है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में है, पर 0 डिग्री और 90 डिग्री नहीं है, मतलब ये वैल्यू गलत। 60 डिग्री इज द राइट आंसर, मतलब 60 डिग्री जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला 5 सेंटीमीटर लंबा एक परपेंडिकुलर डालना है सेंटर से एक कॉर्ड पे, जो कि 24 सेंटीमीटर लंबी है, मतलब कॉर्ड जो है वो 24 सेंटीमीटर है। आपको पता है कि अगर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा सेंटर से किसी कॉर्ड पे, तो वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा, मतलब ये भी 12 और ये भी 12, और इसकी लेंथ आपको 5 दी हुई है। तो आपको यहाँ से रेडियस पता लग गई, क्या 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। तो आपने देखा 5 12 13 का ट्रिपलेट, तो रेडियस कितनी आ गई 23। अगर रेडियस 23 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोला विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल कंप्लीटली डिवाइड। आपने देखा क्या कि 781 को अगर मैं कॉमन ले लूं, 700 मतलब 7 की पावर 81, 7 की पावर 81 को अगर मैं कॉमन ले लूं, तो आप एक चीज़ देखोगे यहाँ पे क्या, कि यहाँ से तो 1 आएगा, और इससे आगे से आ जाएगा खाली 7, और इससे आगे से आ जाएगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा 7 की पावर 81 और 7 में एक जोड़ा 8, 8 में 49 जोड़े अगर, तो कितना आ जाएगा 57। अब 57 जो है वो देख लो किस पे डिविजिबल है। आप देखो कि 57 किसको काट सकता है। आपने देखा कि 57 अगर मैं इससे डिवाइड करूं तो 7 पे अगर मैं देखूं तो 7 5 नहीं जाएगा, इस पे भी नहीं जाएगा, इस पे भी नहीं जाएगा, इस पे जा सकता है। कैसे? आपने देखा कि अगर मैं इसको लिख दूं 7 की पावर 80 इंटू 7 इंटू 57, और आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता कितना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35 में 4 ऐड किया 39। तो आपने देखा 7 की पावर 80, मतलब ये जो टर्म है ये क्या लिखी हुई है 7 की पावर 80 इंटू 399। तो इसको कौन सा ऑप्शन जो है एग्जैक्टली काटेगा 399 वाला ऑप्शन, मतलब ये जो है एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 399। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, इतना आसान क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना, आपको बोला है कि मतलब आपको बोला है क्या कि सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस जो है किसी सम ऑफ मनी में, मतलब किसी प्रिंसिपल में जो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है, जो सिंपल इंटरेस्ट 8 साल का और सिंपल इंटरेस्ट 10 साल का, वो कितना है 200। तो आपने देखा कि 8 साल और 10 साल का जो डिफरेंस है वो कितना है 200, मतलब जो 2 साल का आपको सिंपल इंटरेस्ट सीधा सीधा उसने दे दिया कितना 200। आपको क्या दे दिया, आपको बोला है क्या कि 8 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है ना और 10 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है उन दोनों का डिफरेंस कितना है 200। तो आपने देखा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है वो, तो हमें सीधा की सीधा कितना है 200, मतलब 8 साल और 10 साल का डिफरेंस कितना हो गया 2 साल। 2 साल की वैल्यू दे रखी है कितनी 200, मतलब 2 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 200। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 100,
और सिंपल इंटरेस्ट का रेट क्या है 10%। 10% की वैल्यू अगर 100 है, आपने देखा क्या कि एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है 100 रुपये, और एक साल का ब्याज कितना है 10%। तो आपने देखा 10% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% की वैल्यू कितनी दे दी 100 रुपये। तो 100% जब आप निकालोगे तो आपका सीधा सीधा प्रिंसिपल आ जाएगा कितना 1000 रुपये। ठीक है, आप लोग समझ पा रहे होंगे ये चीज़ क्या कि ये जो सिंपल इंटरेस्ट है ना 100 रुपये साल का, ये 10% पे है, मतलब जो प्रिंसिपल का 10% है उसकी वैल्यू आपको 100 रुपये दे रखी है। मतलब ये जो 10% प्रिंसिपल पे रेट दिया है आपको, ये जो 10% रेट दिया है इसकी वैल्यू 100 रुपये, मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट आपका आया है वो इतने इंटरेस्ट रेट पे आया है। तो आपने 100% की वैल्यू निकालोगे, अगर रेट की वैल्यू आपको रेट की वैल्यू अगर पता चल जाए तो उससे अगर आप 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो आपकी प्रिंसिपल की वैल्यू आएगी, क्योंकि इसी प्रिंसिपल से आपका रेट निकलता है। ठीक है, रेट नहीं सिंपल इंटरेस्ट निकलता है, सॉरी। अब दो स्पीड है, ठीक है, आपको एवरेज स्पीड बोली है। आपको मैंने बताया था जब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कराया था कि दो स्पीड है, तो आपने देखा कि क्या किया बंदे ने, बंदा पहले x से y गया, ठीक है, कितने की स्पीड पे गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, वापस कितने पे आया 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो आपने देखा क्या कि 20 और 25 दो स्पीड है, आपने दोनों स्पीड ऐसे लिख ली। फिर क्या किया आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम क्या आ गया 20 और 25 का 100, ये क्या आ गया आपके पास डिस्टेंस। अब आप टाइम निकाल सकते हो, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। 100/20 किया 5 आ गया, 100/25 किया 4 आ गया। तो अब आपको एवरेज स्पीड बतानी है। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, आपको पता है स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 100, डिस्टेंस कितना है 100। अब आप एक चीज देखें कि गया भी 100 और आया भी 100, मतलब 100 डिस्टेंस जो है वो x से y के बीच में डिस्टेंस है 100, पर वो गया भी 100 है और आया भी 100, मतलब x से y गया y से x आया। तो आपने देखा दो बार उसने 100 डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस टोटल कितना कवर कर दिया उसने 200। डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम जाते हुए कितना लगा 5, आते हुए कितना लगा 4। तो आपने देखा 200/9, और इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 22 सही 2/9, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये जो है आपकी एवरेज स्पीड हो जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है अगर फर्स्ट बार रिप्रेजेंट द वेट, मतलब ये जो पहला बार है ये वेट रिप्रेजेंट कर रहा है टन में, और सेकंड बार जो है वो टोटल कॉस्ट बिस्कुट की रिप्रेजेंट कर रहा है करोड़ में, देन इन विच ईयर द वैल्यू पर टन ऑफ बिस्कुट, मतलब जो रेट है पर टन वो मिनिमम हो जाए। आपने देखा कि इस वाले ईयर में क्या हो रहा है कि 150 करोड़ के बिस्कुट हैं और हैं कितने 100 टन। तो आपने देखा 1.5 करोड़ पर टन वैल्यू आई, ठीक है, 1.5 करोड़ पर टन वैल्यू आई। यहाँ पे कितनी आ गई, आपने देखा 150 करोड़ और 75 टन है तो 2 करोड़ पर टन। ये 150 300, ये 2 करोड़ से ज़्यादा ही है, ये भी 2 करोड़ से ज़्यादा है, और ये तो 2.5 करोड़ हो गई। ठीक है, तो 2.5 करोड़ पर टन। आपसे पूछा मिनिमम वैल्यू बताएं, मतलब 1.5 करोड़ पर टन इज द करेक्ट आंसर। मतलब 2005 जो है इसमें जो वैल्यू पर टन ऑफ बिस्कुट थी वो मिनिमम थी। क्वेश्चन बोला है बिटवीन विच 2 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स वॉज द राइज इन द नंबर ऑफ डेथ्स द ग्रेटेस्ट। तो आप देख सकते हो डायग्राम से कि यही ग्रेटेस्ट है, कितना 142 से 180 हो गई, मतलब 38 जो है मौतें बढ़ गई, तो ग्रेटेस्ट तो यही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि राइज जो हुआ नंबर ऑफ डेथ में यहीं पे ग्रेटेस्ट हुआ है, तो ये जो हो गया 30 जून से 7 जुलाई। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। हाउ मैनी स्टेट्स हैव एटलीस्ट 30% और लेस नॉन इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस। तो आपको परसेंटेज दिया हुआ है नॉन इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस का, ये सब। तो आपने देखा यहाँ से कि 30% होना चाहिए या 30% से कम, तो आपने देखा कि 30% तो यही है, और 30% से कम 2 है, तो टोटल मिला के 3 विलेजेस 3 स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें 30% और 30% से कम नॉन इलेक्ट्रीफाइड विलेजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन पहली शिफ्ट का CHSL 2019 की। क्वेश्चन बोला बिटवीन विच 2 कॉन्जिक्यूटिव वीक्स वॉज द फॉल इन द नंबर ऑफ डेथ्स द ग्रेटेस्ट। तो आपने देखा 180 से 145 आई है, मतलब 35 मौतें फॉल हुई हैं।
और यही ग्रेटेस्ट है, क्योंकि यहाँ से यहाँ फॉल कितना हुआ है 10, तो आपने देखा 35 हुआ है 7 जुलाई से लेके 14 जुलाई तक। तो दिस वन इज द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है 17 मार्च 2020 की शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला है अगर किसी नंबर को मैं डिवाइड कर दूं 3 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो आपने देखा कि जो नंबर आया वो कितना आया कि 3x + 2, मतलब ये जो x है ये आपके पास क्या आया कोशेंट। मतलब हुआ क्या है, देखो अगर मैं किसी नंबर को 3 से डिवाइड करता हूँ, मान लीजिए वो कोई भी नंबर है, मान लिया मैंने n नंबर है, तो क्या होगा यहाँ पे कुछ कोशेंट आएगा और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आपको दे दिया 2। तो ये जो नंबर आया n, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3, मतलब डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये आएगी आपकी डिविडेंड की वैल्यू। ठीक है, अब बोला गया इफ द नंबर, मतलब ये जो नंबर है इसमें ऐड कर दो 5, अब कितना हो गया 3x + 7, अब डिवाइड कर दो 3 से, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो आपने देखा रिमाइंडर जो आएगा वो 1 का आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है 3x + 6 को ये एग्जैक्टली काटेगा, तो बचा कितना 1 जो है आपका रिमाइंडर आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको दिया, देखो ऑप्शन तो सिर्फ इससे सॉल्व हो रहा है। आपने देखा थीटा की वैल्यू जो है 0 से 90 डिग्री के बीच में, पर थीटा की वैल्यू 0 और 90 नहीं हो सकती। तो आपने देखा ये तो 180 हो गया, जो कि रेंज ही नहीं है, 90 वैल्यू नहीं हो सकती, 0 नहीं हो सकती, तो ऑप्शन एक ही सही बैठता है। और आप करके भी देख लेना रख के, तब भी आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन जो है ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बनता है, इससे कॉम्बिनेशन के तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन में बोला है एक रेलवे लाइन है, ठीक है, मान लीजिए रेलवे लाइन है, इस पे 10 स्टेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 10 रेलवे स्टेशन है एक रेलवे लाइन पे। तो क्वेश्चन में बोला व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट जर्नी टिकट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर रेलवे अथॉरिटी, मतलब रेलवे अथॉरिटीज के पास कितनी डिफरेंट जर्नी की टिकट्स होने चाहिए इन 10 स्टेशन के बीच में। तो आपने देखा यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, 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 यहाँ से यहाँ भी, कहीं से कहीं जा सकता है वो। तो आप यहाँ पे देखते हैं क्या, आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, हो तो ये परम्यूटेशन से भी जाएगा, पर अभी कॉम्बिनेशन समझ ले तो वो बहुत अच्छी बात होगी। कॉम्बिनेशन होता क्या है, पहली बात तो हम लोग ये चीज सोचेंगे आज कि कॉम्बिनेशन होता क्या। एसएससी के सिलेबस में नहीं है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जब से टीसीएस आया इसने 1-2 क्वेश्चन पूछने सॉल्व मतलब शुरू किए हैं, तो अभी तक कोई करा नहीं रहा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। पर ध्यान रखें कि कॉम्बिनेशन होता क्या है। कॉम्बिनेशन वो चीज होती है जब हम किसी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या ग्रुप ऑफ पर्सन कह लो, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब एक ऑब्जेक्ट का कोई ग्रुप है, मान लीजिए ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इसका ये मिला के एक ग्रुप हो गया। अब इसमें से हमें कोई 2 वैल्यू चूज करनी हो, कोई 3 वैल्यू चूज करनी हो, कोई भी 4 वैल्यू चूज करनी हो, मतलब 3 वैल्यू का कॉम्बिनेशन बनाना हो पूरे ग्रुप के कॉम्बिनेशन से, या 2 वैल्यू का कॉम्बिनेशन बनाना हो पूरे ग्रुप के कॉम्बिनेशन से, तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यू है, मतलब 7 ऑब्जेक्ट्स का या 7 कॉम्बिनेशंस का ग्रुप है। तो आप देख सकते हैं कि 7 ऑब्जेक्ट है और बनाना है मुझे 2 का, तो आपने देखा 7 का कॉम्बिनेशन और हर 2 की पेयरिंग बनानी है, तो 7C2 हो जाएगा। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। आपने मान लिया क्या कि एक ग्रुप है जिसमें 5 नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, या थोड़े ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने यहां से देखा क्या कि एक ग्रुप है जिसमें ना 9 बंदे हैं। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मुझे इससे कॉम्बिनेशन बनाना है, मतलब मेरे पास एक ग्रुप है बंदों का और वो बंदे हैं टोटल कितने 9, मतलब 9 बंदों का मेरे पास ग्रुप है। अब मुझे किसी भी 2 बंदों की पेयरिंग करनी है, मतलब इन 9 में से मुझे कोई भी 2 बंदों की पेयरिंग करनी है, तो मुझे देखना है कि उन 2 बंदों की पेयरिंग कितनी पॉसिबल है। तो आप बोल सकते हो कि 9 तो है पूरे ग्रुप में नंबर ऑफ पर्सन, और इसमें से जो कॉम्बिनेशन बनाना है मुझे कितनों का बनाना है, 2 का बनाना है, ठीक है। मतलब कोई भी 2, ये 2 हो सकते हैं, ये भी 2 हो सकते हैं, ये वाले 2 हो सकते हैं, तो कोई भी 2 हो सकते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट के ग्रुप से हमें कुछ ऑब्जेक्ट निकालने हो, कुछ मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, उसकी पेयरिंग करके उसके टोटल पॉसिबल आउटकम निकालना, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको सॉल्व किया जाता है n कॉम्बिनेशन r
तो ये होता है, ऊपर आ जाता है n फैक्टोरियल, नीचे आता है r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, ये मैं थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ। NCR जो होता है, न्यूमिनेटर में आता है n फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आएगा r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और NPR का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, n फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला क्या, 10 स्टेशन है रेलवे लाइन पे। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिफरेंट जर्नी टिकट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर रेलवे अथॉरिटीज। अब आप एक चीज देखेंगे क्या, कि टिकट जो है वो कितने स्टेशन के बीच में बननी है। टिकट जो है वो उतने स्टेशन के बीच में बननी है भाई, जहां से मैं चलूं। मान लो मैं पहले स्टेशन से चलूं या मैं दूसरे से, तीसरे, चौथे से, किसी भी स्टेशन से चलता हूं। ठीक है, आपने देखा क्या रेलवे लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो आपको अब ये देखना है क्या, कि कितने रेलवे स्टेशन यूज होने वाले एक जर्नी में। आपने देखा कि 10 जो है वो टोटल स्टेशन है, तो आपको पता चलेगा 10 तो लिखा जाने वाला है। अब नीचे क्या आएगा, आप एक चीज देखें क्या, कि जर्नी जो होगी वो तो 2 स्टेशन के बीच में ही होगी, चाहे मैं यहां से लेके यहां तक चला जाऊं, चाहे मैं यहां से लेके यहां तक चला जाऊं, चाहे मैं यहां से लेके यहां तक चला जाऊं। मतलब जो स्टेशन होता है, अब मान लो मुझे दिल्ली जाना है, ठीक है, तो मैं अपने जो यहां से, मतलब मैं कुरुक्षेत्र से दिल्ली की टिकट लूंगा, तो मेरे जो 2 स्टेशन काउंट होंगे वो कौन से 2 स्टेशन काउंट होंगे, एक दिल्ली और एक कुरुक्षेत्र। तो यहां से बोल सकते हैं कि 2 कॉम्बिनेशन के बीच में, मतलब 2 रेलवे स्टेशन के बीच में जर्नी होनी है। तो आपने देखा 10C2 वैल्यू आ गई। अब 10C2 वैल्यू आ गई, मतलब 10 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल और 10 माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आपको पता है फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, आपको पता है फैक्टोरियल जो होता है, मान लो n फैक्टोरियल है, तो 1 × 3 × 4 × 5 अप टू n तक चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन। तो आपने देखा 10 फैक्टोरियल जो है, नीचे कितना आ गया 2 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल। अब 1 फैक्टोरियल को 10 फैक्टोरियल से मैं काटूं तो लास्ट में क्या बचने वाला है, 9 × 10, क्योंकि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 इंटू, तो ये तो सब 8 फैक्टोरियल से ही कट गया। तो ऊपर कितना बचा 9 × 2, नीचे क्या बचा 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है 2। तो आपने देखा 9 × 5 कितना हो गया 45। अब 9 × 5 45 जो है, ये तो कितनी टिकट्स आ गई 45 टिकट्स आ गई। अब ये तो इस डायरेक्शन में जाने की है, अब वापसी में डायरेक्शन में आने की भी कितनी होंगी टिकट्स 45। तो 2 टिकट 45 की है। तो आपने देखा कि 45 जाती बार कॉम्बिनेशन बने, 45 आती बार कॉम्बिनेशन बने, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो गए 90। अच्छा क्वेश्चन है, और ये थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं करते, तो इसलिए आपको समझाना पड़ा। अगर करते होते तो आपको समझाना भी ना पड़ता। ठीक है, डायामीटर दे दिया, तो आपको पता है रेडियस कितनी है, रेडियस जो है आपके पास 6 इंच आ जाएगी। आपको सेंटीमीटर में सरकमफ्रेंस पूछी है, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, आर कितना 6 इंच, तो 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं 2.54 सेंटीमीटर होते हैं 1 इंच में। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे पूछा नहीं जाना चाहिए था ऐसा क्वेश्चन, पर अगर पूछ लिया तो हमारे पास सॉल्यूशन भी है फिर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन हमने लास्ट शिफ्ट में ही किया है, CGL 2020 के क्वेश्चंस की लास्ट, पता नहीं सेकंड लास्ट में। ठीक है, 25 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो इक्वल टू है 35 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के। तो आपने देखा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशो आ गया वो कितना आ गया 7/5। तो आपने देखा कि कॉस्ट प्राइस जो है 7, सेलिंग प्राइस 5, तो सेलिंग प्राइस अगर कम है तो लॉस हो गया। लॉस क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, लॉस परसेंटेज निकलेगा लॉस बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। तो आपने देखा 28.57 जो होगा आपका लॉस हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला है अ शॉपकीपर परचेज्ड पेन इन बल्क, 28 रुपये का एक जो है वो पेन आया है और उसने 40 रुपये का एक बेचा है। तो आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, तो आपने देखा प्रॉफिट कितना हो गया 12 का। अगर उसने 28 में खरीदा और 40 में बेचा तो प्रॉफिट कितना हो गया 40 माइनस 28 कितना 12। प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है कॉस्ट प्राइस पे, तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो ये आ गया 3 और ये आ गया 7। तो 100/7 होता है कितना 14.28।
14.28 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 42.84% आ जाएगा। अब लेंथ और ब्रेड दे दी और आपको बोला है क्या लेंथ जो है 8 मीटर ज़्यादा है किससे ब्रेड थे, तो आपने देखा रेशो के हिसाब से लेंथ कितनी ज़्यादा है 2 और वैल्यू में कितनी ज़्यादा है 8 मीटर। तो आपने देखा लेंथ जो वैल्यू में ज़्यादा थी 8 मीटर, रेशो के हिसाब से लेंथ कितनी ज़्यादा है 2, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4 और 5 की वैल्यू कितनी आ गई 20, ये आ गया आपके पास लेंथ, और 3 की वैल्यू कितनी आ गई 12, ये आ गया ब्रेड्थ। आपसे एरिया पूछा है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है एरिया, 240 आ जाएगा। क्वेश्चन बोला है ट्रायंगल इज नॉट सेड टू बी राइट एंगल ट्रायंगल इफ इट साइड मेजर। आपको बोला है क्या कि ये 4 कॉम्बिनेशन दे दिए साइड्स के, आपको बताना है क्या कि कौन सी साइड जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म नहीं करती। पहली बात तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए क्या कि राइट एंगल ट्रायंगल अगर फॉलो करना है तो इट मस्ट बी फॉलो ट्रिपलेट रूल। ट्रिपलेट क्या होता है कि जो 3 साइड इस लॉ को फॉलो करें, क्या लॉ है पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सबसे बड़ी साइड जो है वो हाइपोटेन्यूज होगी, मतलब 5/13 में सबसे बड़ी कौन सी 13, ये हाइपोटेन्यूज होगी। इसका स्क्वायर करो कितना आएगा 169, क्या वो बेस मतलब 5 के स्क्वायर के और 12 के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होगा, तो लेट मी चेक। तो आपने देखा 5/12 का वैसे तो आपको याद ही है कि ट्रिपलेट होता है, तो आपने देखा कि यहाँ से 169 आया और इधर से कितना आया 144 और 25 169, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब ये 3 साइड का कॉम्बिनेशन जो है ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। तो अगर ट्रिपलेट बनता है तो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। तो आपने देखा ये वाला कॉम्बिनेशन भी ट्रिपलेट फॉलो करता है, आपको पता है 3 4 5 भी ट्रिपलेट होता है, 6 8 10 भी ट्रिपलेट होता है, 5 7 9 कोई ट्रिपलेट नहीं होता। तो ये वाली जो साइड्स है वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं फॉर्म करेंगी। आपको बोला है क्या कि एवरेज प्राइस दे दिया 3 आइटम्स का कितना इतना, तो आपने देखा एवरेज अगर इतना है, कितने 3 आइटम्स का, तो सम ऑफ प्राइस ऑफ 3 आइटम्स कितना हो जाएगा, तो आपने देखा सम ऑफ प्राइस ऑफ 3 आइटम्स जो है वो कितना आ जाएगा 14, 265 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आपने देखा कि 14 265 को जब मल्टीप्लाई किया 3 से तो कितना आ गया 42795, ठीक है 42795। तो आपने यहां से देखा कि जो प्राइस है 3 आइटम का उसका जोड़ कितना आ गया 42,795 रुपये, और रेशो के हिसाब से जोड़ कितना है, आपने देखा रेशो के हिसाब से जोड़ है 7 में जोड़ा 9 तो 18 नहीं 16 आ गया, 16 में 11 जोड़ा तो कितना आ गया 27। 27 की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी 42,795, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 की वैल्यू हो जाएगी 1585। और आपको बोला गया है कि कॉस्टलीएस्ट आइटम का प्राइस बताओ, कॉस्टलीएस्ट कौन सी आइटम होगी जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, मतलब 11 की वैल्यू कितनी आ गई 17,435 रुपये, ठीक है। और हम लोग एक चीज और कर सकते हैं, मैं चेक कर लेता हूं एक बार, 8 5 13 14 4 देखो एक और चीज इसमें हो सकती है, अगर कोई चाहता है कि मैं यार क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगता क्वेश्चन सॉल्व करना, तो आप लोग एक चीज देख सकते थे, क्या आपको पता है कि कॉस्टलीस्ट आइटम जो होगी वो 11 का मल्टीपल होगी, मतलब हमें 11 की वैल्यू निकाल के कॉस्टलीस्ट आइटम का जो प्राइस निकालना है, मतलब 11 का मल्टीपल होगा जो भी ऑप्शन होगा। अब आप इसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देख लो, 8 में 1 ऐड किया 9 में 5 ऐड किया 14, और 9 और 7 16, 14 में 16 गए कितना आ गया -2, ये डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं करेगा। 1 और 2 3 और 5 8, 8 में से 9 गया 1, डिविजिबिलिटी रूल फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पे आपने देखा 1 और 8 कितना 9 9 5 14, 14 में से अगर मैं 11 घटाऊं 3 आएगा, नहीं फॉलो करेगा। और यहाँ पे अगर मैं देखूं 1 और 4 5 और 5 10, 10 में से 10 गया 0, मतलब ये जो है आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा, मतलब डी इज योर करेक्ट आंसर। ये भी तरीका हो सकता है क्वेश्चन को देखने का। देखो कॉस्ट प्राइस दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, सेलिंग प्राइस पूछा है, तो आप लोग तो महान हो इस चीज में कि हम लोग तो फॉर्मूला लगा देंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब एक चीज क्या, ये आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या कहती है, अगर कोई सेंटर पे कोऑर्डिनेट दिए क्या क्या ए और बी, और आपको रेडियस की वैल्यू दे रखी है किसके, सर्कल के, तो अगर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल बनानी है तो जो सेंटर के कोऑर्डिनेट है, मतलब सेंटर का एक्सिस का कोऑर्डिनेट कौन सा है, ए, तो मुझे x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर करना है। ठीक है, तो आपने देखा कि x माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस टू, तो आपने देखा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपने देखा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x और वाई स्क्वायर प्लस 4y और इधर आ गया 16, 16 में से 4 गए 12 में से 1 गया 11 और माइनस 2x प्लस 4y, मतलब ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है क्या कि 2 एप्पल और 3 कीवी खरीदे कितने रुपए में, 37 रुपए में, और अगर वो 4 एप्पल और 5 कीवी खरीदता तो वो कितने में खरीदता, 67 में। क्वेश्चन में बोला है कि 1 एप्पल और 1 कीवी का कॉस्ट बता दो, तो आपने देखा कि यार ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा, तो मैंने क्या किया कि पहले तो एक एप्पल इक्वल कर लिए, नीचे जो थे 4 एप्पल थे तो मैंने ऊपर भी 4 एप्पल कर लिए ताकि मैं एप्पल से एप्पल काट दूं, माइनस माइनस माइनस, तो आपने देखा 1 कीवी की कॉस्ट आपके पास 7 रुपये आ गई। 1 कीवी की कॉस्ट अगर 7 रुपये है तो इस वाली इक्वेशन को दोबारा पकड़ लेते हैं, 2 एप्पल 1 कीवी की कॉस्ट 7 रुपये, यहाँ से कितना आ गया 37, तो 2 एप्पल की कॉस्ट कितना आ गया 37 माइनस 21, ये कितना आ गया 16, तो एप्पल की कॉस्ट कितनी आ गई 8, तो 1 एप्पल जिसकी कॉस्ट 8 और 1 कीवी फ्रूट, कीवी की कितनी है 7, तो 8 और 7 कितना आ गया 15। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा है आपसे, हाउ मच टाइम विल अ हॉर्स टेक टू रन अराउंड अ स्क्वायर फील्ड, मतलब यहाँ से शुरू हो और दोबारा घूम फिर के हॉर्स जो है यहीं पर वापस आ जाए। तो आपने देखा कि साइड जो है वो कितनी है, आपने देखा स्क्वायर की साइड जो है वो 175 मीटर है, तो मतलब पूरी जो सरकमफ्रांस है स्क्वायर की या फिर पैरामीटर जो है स्क्वायर का उतना दौड़ना है किसको, हॉर्स को। तो आपसे टाइम पूछा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 175 मीटर और 4 साइड है तो 4 बार 175 मीटर ट्रेवल करना है। स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर, ऊपर जो है मीटर में है और नीचे ऑप्शन जो है वो सेकंड में है, तो इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो आपने देखा कि 5 ये जाएगा कितने में 35 पे, और ये 3 और ये गया 7 पे और ये गया 6 पे, तो 7 6 जा 42, 42 दूना 84, 84 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं किससे 2 से, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई आप लोगों का 168, तो 168 सेकेंड इज योर करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, देखो मैं ना इस क्वेश्चन को आप लोगों को, देखो आपको पहले मैं बहुत सारे मेथड बता चुका हूँ। देखो एक मेथड तो ये है कि P अगर किसी काम को करे तो 10 दिन में कर देगा, उसी काम को Q अगर करे तो 5 दिन में कर देगा। तो आपने देखा टोटल वर्क कितना आ गया, आपने देखा टोटल वर्क 10 आ गया, तो वनडे वर्क कितना आ गया P का 1 और Q का कितना आ गया, वनडे वर्क 2 आ गया। तो क्वेश्चन में बोला है Q वर्क फॉर 2 डेज सॉरी, Q ने जो है 2 दिन काम किया, तो आपने देखा एक दिन में Q जो है वो 2 काम करता है, तो 2 दिन में कितना कर देगा 4, टोटल काम है 10 जिसमें से 4 काम हो गया, रह कितना गया 6 काम। अब 6 काम को जो कि रिमेनिंग वर्क है P को अकेले करना है, तो आपने देखा क्या कि एक दिन में P जो है वो 1 काम करता है, तो 6 काम कितने दिन में कर देगा, आपने देखा 6 काम करने में उसको 6 दिन लगेंगे। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका देखो बहुत आसान है, क्या आपने देखा Q जो है टोटल टाइम कितना लेता है काम करने में 5 दिन, मतलब Q जो है उस काम को 5 दिन में खत्म करता है जिस काम को P 10 दिन में खत्म करता है। तो आपने देखा Q की जो टोटल टाइमिंग है ना वो 5 दिन है काम को खत्म करने की। आपने देखा उसने 2 दिन काम कर लिया, आपने देखा 2 दिन अगर उसने काम कर लिया और 5 दिन में वो टोटल काम खत्म कर देता तो उसने कितना काम कर दिया, आपने देखा 2/5 काम कर दिया। टोटल काम होता है अगर फ्रैक्शन की बात करें 1, जिसमें से 2 काम हो गया तो काम रह कितना गया 3/5। आपने देखा कि पूरा काम जो है P 10 दिन में कर देता है, तो रिमेनिंग वर्क जो कि 3/5 है वो कितने दिन में कर देगा, आपने देखा 3/5 काम जो P है वो 6 दिन में कर देगा। एक तरीका ये भी हो सकता है, बहुत आसान तरीका है। क्वेश्चन बोला है 1/5
ऑफ 1/4 ऑफ अ नंबर, मान लो नंबर x है, इज 35, तो x की वैल्यू कितनी होगी 35 इंटू 4 इंटू 5। देन व्हाट इज 7/8, व्हाट इज 7/8 ऑफ दैट नंबर, तो 7/8 कितना 7/8, तो आपने देखा 2, और ये कितना आ गया 35 इंटू 5 175, 175 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1225 आता है बाय 2, तो ये कितना आ गया 612.5 आ जाएगा। क्वेश्चन बोला है लता डिपॉजिट 35,000 रुपये बैंक में, सिंपल इंटरेस्ट है 11% पर एनम, हाउ मच इंटरेस्ट विल शी अर्न आफ्टर 1 ईयर। लो जी 11% ब्याज है, तो आपको प्रिंसिपल दे दिया कितना इतना, और इसका 11% आपसे पूछा है, तो 350 इंटू 11 कितना होगा 3850। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, प्रिंसिपल दे दिया कि 35,000 रुपये मैं जमा करा रही हूँ और 11% सामान्य दर पे ब्याज लगा है, साधारण ब्याज कह सकते हैं, तो कितना ब्याज हुआ उसका 1 साल के बाद, तो 35,000 का 11% निकाल लेंगे, आसान चीज़ है। या फिर सिंपल इंटरेस्ट का किसी को फॉर्मूला लगाना हो फॉर्मूला लगा लेना, पी आर कितना इतना, टाइम कितना 1 साल, यही किया था मैंने भी। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4। आपको पता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, पहली बात तो आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता होगा कि नंबर इवन होना चाहिए। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 4 जो होता है वो क्या होता है 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से हम कह सकते हैं कि 2 की पावर 2, तो 2 अगर पावर है तो लास्ट के 2 नंबर, मतलब किसी भी नंबर के लास्ट के 2 नंबर, मतलब ये वाले 2 नंबर, ये 2 लास्ट के 2 मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। अगर मान लो 8 का डिविजिबिलिटी रूल पूछे जो का 2 का क्यूब होता है, मतलब जो कि 2 का क्यूब होता है, तो पावर कितनी 3, मतलब किसी भी नंबर के लास्ट के 3 नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। 16 का पूछ ले तो 2 की पावर 4 होता है, लास्ट के 4 नंबर किसी नंबर के अगर डिविजिबल बाय 16 हैं तो नंबर जो होगा डिविजिबल बाय 16 हो जाएगा, और ऐसे बढ़ता चला जाएगा 32, 64, 128 लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा लास्ट के 2 नंबर 34 जो है 4 पे नहीं जाता, 82 भी नहीं जाता, 54 भी नहीं जाता, सिर्फ 36 36 जाता है, मतलब ये वाला जो ऑप्शन है करेक्ट है। अब आपको पूछा स्पीड ऑफ कार और स्पीड ऑफ ट्रेन का रेशियो। स्पीड क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, कार ने ट्रेवल किया 105 किलोमीटर 3 घंटे में, तो स्पीड कितनी होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना 105 बाय 3 करो तो 35 आ जाएगा। 252 बाय 4, तो 252 बाय 4 जो है स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगा, तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आ गई आपने पता है कि 4 6 जा 24 और 12 63, और ये गया 7 पे 5:9 जो है स्पीड ऑफ कार और स्पीड ऑफ ट्रेन का रेशियो आ जाएगा। cos 225, अब आपको पता है 225 डिग्री जो एंगल होता है वो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और cot जो है वो पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो आपको पता चल गया क्या कि cos भी नेगेटिव होगा, मतलब ये वाले 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। और cos 225 जो होता है वो cos 45 डिग्री के इक्वल होता है। 45 होता कितना है 1/√2, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414। अगर 1 को मैं 1.414 से डिवाइड करूंगा तो 0.7071 इज द करेक्ट आंसर। वॉल्यूम पूछा है स्फीयर का, रेडियस दे दी, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r³। तो इक्वेशन खुद से करना आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, इक्वेशन कर लोगे मुझे पता है, ये वाला आंसर आएगा। अब कोसेक ए होता क्या है आपको पता है, साइन ए का उल्टा होता है। साइन ए जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, तो कोसेक ए जो होगा वो क्या होगा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर आ गया 7, हाइपोटेन्यूज आ गया 25, तो बेस कितना आएगा 24, क्योंकि 7, 24 और 25 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है जी। अब आपसे पूछा गया है tan ए बताओ, tan ए मतलब परपेंडिकुलर जो कि 7 है, बेस कितना है 24, तो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है क्या tan, तो tan परपेंडिकुलर बाय बेस 7/24 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला विच कंपनी मैन्युफैक्चर द हाईएस्ट नंबर ऑफ मोबाइल्स अक्रॉस ऑल ईयर। 3 ईयर में मोबाइल जो है कंपनी बना रही है 2017, 18, 19 में, और ये कंपनी C1, ये कंपनी C2, ये कंपनी C3, ये कंपनी C4, और ये जो है 2017 में बनाए, ये 2018 में मोबाइल बनाए, ये 2019 में बनाए। तो क्वेश्चन पूछा हाईएस्ट नंबर ऑफ मोबाइल कौन सी कंपनी ने बनाए तीनों साल में,
तो आप देख सकते हो कि 68 से बड़ी वैल्यू तो 72 है, 72 से भी 74, अब 74 बड़ा है और 71 भी इन सब में बड़ा है, 68, 59, 62, 68, 50 ये भी बड़ा है। तो तीनों साल का कंपैरिजन किया, 2017 में सबसे ज़्यादा इसने बनाए, 2018 में सबसे ज़्यादा C3 ने बनाए, 2019 में तो टोटली भी सबसे ज़्यादा C3 ने ही बनाए, मतलब कंपनी नंबर 3 ने सबसे ज़्यादा मोबाइल बनाए, ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। विच कंपनी मैन्युफैक्चर द लीस्ट नंबर ऑफ, अब आप देखो यहाँ से कि 59, 62, 68, 59 मतलब यहाँ तक ये दोनों इक्वल है। उसके बाद आपने देखा 65, 67, 71 और 62 मतलब ये जो है कम हो गया, फिर 68 और 65 ये सबसे ही कम हो गया। तो आपने देखा कि C4 ने जो है वो लीस्ट नंबर ऑफ मोबाइल बनाए कितने साल में, तीनों साल में। क्वेश्चन बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय C1 टू दैट ऑफ C4। तो आपने देखा यहाँ से कि ये कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ा तो 124 और 124 में अगर मैं 68 ऐड करूँ तो 192 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो C1 की बात हो गई। अब C4 की बात कर लो, तो आपने देखा ये 121 हो गया, 121 में अगर मैं 65 जोड़ूँ तो 186 होता है, ठीक है। तो 192 और 186, तो आपने देखा ये 6 पे जा रहा है, तो ये 31 और ये 32 आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बोला विच कंपनी विटनेस द हाईएस्ट इंक्रीज इन मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम 2017 से 2018। तो आपने देखा इसमें और इसमें कितना गैप है, 5, इसमें और किसमें नहीं, सॉरी 6 का गैप है, ठीक है। इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, 2017 ये, 2018 ये, तो 2017 से 2018 में कितना इंक्रीमेंट हुआ, 6 का। यहाँ पे कितना इंक्रीमेंट हुआ, 5 का। यहाँ पे कितने का हुआ, 3 का। यहाँ पे भी 3 का, मतलब इसमें हाईएस्ट इंक्रीमेंट हुआ है। तो C1 कंपनी, C इज द करेक्ट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव नोन जो भी तैयारी कर रहा हो। कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर मेंशन करें, ठीक है। और प्रीशियस रिव्यूज दे सकते हैं अपने चैनल से रिलेटेड, फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें, और ये जो प्रीवियस ईयर सेशंस है ना इसको मस्ट लगाएं। मतलब ये मैं मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ, इसीलिए कर रहा हूँ कि आप इससे ना ज़रूर गो थ्रू हो। 2019-2020 के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो आपको कर ही लेनी है। अगर आपको 2021 के एग्जाम में तबाही मचानी है ना, तो मैथ्स में तो एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है। तो थैंक यू।